हेलो फ्रेंड, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, वो है इम्यूनोलॉजी से। तो यहाँ पे हम इम्यून सिस्टम के बारे में पहले जान लेते हैं कि इम्यून सिस्टम होती कैसे है और कैसे एक्टिवेट होती है। तो आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में भी एक इम्यून सिस्टम होती है जो क्या करती है, हमें किसी भी डिसीज से, किसी भी इन्फेक्शन से हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। तो ये कैसा करती है और क्यों होते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जब किसी भी टाइप का एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो हमारी ये जो इम्यून सिस्टम होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। बिकॉज हमारी बॉडी किसी भी बाहर के सब्सटेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है उसका काम ही वही होता है कि अगर बॉडी में कुछ रॉन्ग हो रहा हो तो उसे हटाना, अगर बॉडी में कोई बाहर का सब्सटेंस फॉरेन मटेरियल आया है तो उसे हटाना, यही काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। तो हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है वो क्या कर देती है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर देती है। और एक बार उसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर दिया तो क्या कर देगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। और एंटीबॉडी क्या करती है, इन्फेक्शन को हटा देती है, एंटीजन को किल कर देती है। तो ये जो एंटीजन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मोस्टली एंटीजन टू टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है वो टू टाइप के एंटीजन के लिए बना देती है एंटीबॉडीज। इसमें फर्स्ट टाइप होता है नॉन सेल्फ एंटीजन। नॉन सेल्फ मीन्स जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होता, जो बाहर से हमारी बॉडी में अगर किसी भी टाइप का एंटीजन एंटर हो जाए तो वो नॉन सेल्फ एंटीजन होगा, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर देगी। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या कर देगी, नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। और एक बार हमारी बॉडी जब एंटीबॉडीज बना देती है तब क्या हो जाएगा, एंटीजन को किल किया जाएगा। तो उसमें कौन कौन से एंटीजन्स हो सकते हैं जो नॉन सेल्फ एक्ट होते हैं, इसमें आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट एंड अदर फॉरेन मटेरियल। ये जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, एक बार ये हमारे बॉडी में एंटर हो जाए तो हमारी इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज कर देगी। ये होते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन, बिकॉज ये हमारे बॉडी के नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। तो सेकंड जो टाइप होता है वो है सेल्फ एंटीजन। तो हमारी बॉडी क्या कर देती है, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट भी क्या कर देते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन ये सेल्फ एंटीजन प्रोड्यूस कैसे हो जाते हैं, सम टाइम क्या होता है हमारी बॉडी में सेल का अगर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, सेल का फंक्शन पूरा बदल जाए तो हमारी सेल क्या कर देगी, अब नॉर्मल बिहेवियर कर देगी। तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसका काम वही होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देना, किल कर देना। अगर ऐसे कुछ कैंसरस सेल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ सेल को अगर वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है तो वो सेल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी और हमारी इम्यून सिस्टम क्या कर देगी, इसे रिकॉग्नाइज कर देगी। और वो जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, तो वो होते हैं सेल्फ एंटीजन। तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या कर देते हैं, इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बना देती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम की। मोस्टली हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। वहाँ पे जो फर्स्ट इम्यूनिटी होती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी, और जो दूसरी वाली होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहती है। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये हमें बाय बर्थ मिल जाती है। इसके लिए किसी भी तरह का एंटीजन का एक्सपोजर होना ज़रूरी नहीं है, ये पहले से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये इमीडिएट एक्ट होने वाली इम्यूनिटी होती है। अगर हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो इमीडिएटली वहाँ पे कुछ रिएक्शन हो जाएगी, ये होती है इनेट इम्यूनिटी। इसमें किसी भी टाइप की स्पेसिफिसिटी नहीं होती, ये ऑल टाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। और इसके लिए किसी भी टाइप का एंटीजन का एक्सपोजर होना ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ऑल टाइम प्रेजेंट होती है, ऑल टाइम एक्टिव होती है हमारी बॉडी में। इसमें किसी भी टाइप की मेमोरी सेल नहीं बनती, इसमें डाइवर्सिटी भी नहीं होती प्रेजेंट, और इससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता, बिकॉज ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, अगर हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे हेल्दी सेल को अगर
डिस्ट्रॉय करे तो वहाँ पे हम उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसमें किसी भी टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता। इसमें आते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स। क्यों नहीं होता ये मैं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें एनाटॉमिकल बैरियर होते हैं। तो आपको पता होगा कि एनाटॉमिकल बैरियर में क्या क्या आता है, तो अगर नहीं पता तो देख लीजिए। तो हमारी बॉडी में जो एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं उसमें आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और बायोलॉजिकल बैरियर। तो बैरियर का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की दिक्कत अगर किसी भी टाइप का एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करना चाहता हो तो उसे बॉडी में एंटर करने से पहले बैरियर क्या कर देगी, वहाँ उसे बॉडी में एंटर करने से पहले प्रिवेंट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्किन, तो स्किन में क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है, सिबेसियस ग्लैंड होती है। ये क्या कर देगी, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे स्किन से हमारे बॉडी में एंटर करना चाहे तो उसे पहला बैरियर ये मिल जाएगा, जहाँ पे स्किन से क्या हो जाएगा, स्वेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिबेसियस ग्लैंड होती है वहाँ से ऑयल सिक्रेट हो जाएगा, और सपोज कोई एंटीजन हमारे बॉडी में स्किन से एंटर करना चाहते हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, वो एंटर नहीं कर पाएगा। समटाइम्स क्या हो जाता है, वाटर से और फूड से क्या हो जाता है, हम किसी टाइप के एंटीजन को खा खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फूड में किसी टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस एंटीजन अगर आ गए हो, फॉरेन मटेरियल हो, तो हम उसे खाएंगे तो हमारे वो इंटेस्टिनल ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनल में, और जिसे हम गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ट्रैक जो कहते हैं उससे उसमें वो जाएगा। अगर एक बार वो अंदर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी एक बैरियर होता है, क्योंकि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है क्या कर देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर हो गया है जीआई ट्रैक से वो वहाँ पे किल हो जाएगा। अगर अंदर भी जाए तो वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसे किल कर देंगे, और फिर से अंदर और भी अंदर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का गट होता है वहाँ पे फ्लोरा होता है। गट में कुछ ऐसा फ्लोरा होता है कि वो क्या कर देगा, उस एंटीजन का कॉलोनीज बनने नहीं देगा, उसको मल्टीप्लिकेशन करने नहीं देगा, तो वहाँ पे भी वो बैरियर जैसा एक्ट हो जाएगा। सपोज कोई एंटीजन है जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या हो जाएगा, अंदर जा रहा है, तो क्या कर देगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा वहाँ पे होती है म्यूकोसिलिएटरी सेल्स, जो एस्केलेटर सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ऐसे जो सिलिया होती है उस सेल में, वो जो एक सेल का लेयर होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जहाँ पे एस्कुलेटर सेल होते हैं, वो क्या कर देगी, कोई भी अगर एंटीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाए तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल कर देगी, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल कर देगी, वो फिर से हमारे नोज से और रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो एंटीजन हमारी लंग लेवल तक जाता है तो लंग लेवल में क्या होता है, हमारे अल्वियोला में होता है सर्फेक्टेंट। ये जो सर्फेक्टेंट होता है इट एक्ट एज ए डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट लाइक एक्ट करता है। अगर किसी भी टाइप का एंटीजन अगर हमारे अल्वियोला में चला जाए तो ये सर्फेक्टेंट उसे क्या कर देगा, किल कर देगा, उसका पूरा मेम्ब्रेन जो होगा उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज इसका जो नेचर होता है वो डिटर्जेंट लाइक होता है। देन नेक्स्ट जो बैरियर होता है वो नेसोफेरेंजियल फेरिंग्स होता है। अगर नेसोफेरिंग्स नाजल कैविटी से हमारे कोई भी एंटीजन फॉरेन एंटीजन एंटर हो जाता है, फॉरेन बॉडीज मटेरियल अगर एंटर हो जाता है तो हमारे यहाँ पे फेरिंग्स में आ जाता है, नेजल कैविटी में आ जाता है, वहाँ पे भी क्या होता है, म्यूकस होता है, सलाइवा होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं जो क्या कर देंगे, उसे किल देंगे कर देंगे और पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। और नेक्स्ट जो बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये होते हैं आइज, जो सम एंटीजन क्या करते हैं, हमारे आईज से हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाए, अगर हमारे आई में किसी भी तरह का कुछ जाए, छोटा सा पार्टिकल भी अगर जाए तो वहाँ पे हमें इरिटेशन होता है और हमारे आई से क्या हो जाएगा, टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो टीयर्स होते हैं वो होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर का एक पार्ट। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंटीजन की एंट्री को प्रिवेंट किया जाएगा हमारी बॉडी में। ये थे एनाटॉमिकल बैरियर। और नेक्स्ट फिर भी अगर हमारी बॉडी में टिश्यू लेवल तक और ब्लड में अगर कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो वहाँ पे भी इंटरनल डिफेंस सिस्टम होती है, वो क्या कर देगी, वहाँ पे इन्फेक्शन को किल कर देगी या एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी।
उसमें क्या क्या होता है जो हमारे टिश्यू लेवल पे होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, एनके सेल्स जिसे हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं वो होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, ओसिनोफिल्स होते हैं, बैसोफिल्स होते हैं, जिसे हम मास्ट सेल भी कहते हैं। ये इंटरनल डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में पूरे अंदर तक टिश्यू लेवल तक ब्लड लेवल तक चला जाए तो ये जो बैरियर्स होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं वो वहाँ पे क्या करेगी, डिफेंसिव मैकेनिज्म कर देगी। फिर भी अगर कोई एंटीजन हमारे ब्लड में जाए तो ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, वो क्या कर देगी, उस इन्फेक्शन को, उस एंटीजन को किल कर देगी। फॉर एग्जाम्पल ब्लड में हमारे होता है जाइमोजन प्रोटीन, लेक्टिन्स होते हैं, डिफेंसिन्स होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, लाइसोएंजाइम्स होते हैं। क्या कर देगी, हमारे बॉडी में अगर ब्लड में कोई भी टाइप का फॉरेन मटेरियल या एंटीजन एंटर हो जाता है तो वहाँ पे उसे वो किल कर देंगे। ये थी इनेट इम्यूनिटी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इससे एक्टिव होने के लिए पहले हमारी बॉडी में एंटीजन का आना ज़रूरी होता है। जब तक हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर नहीं हो जाता तब तक ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। लेकिन एक बार ये जो एक्टिवेट हो जाए तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या करते हैं, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन कर देती है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे डाइवर्सिटी होते हैं। बिकॉज डाइवर्सिटी क्यों होते हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो जाता है। और ये जो सेल्स इम्यूनिटी होती है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कर सकते हैं क्रिएट, बिकॉज ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और इसकी वजह से बाद में हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल को अगर डिस्ट्रॉय करने लगे तो हम उसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है बिकॉज ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होती है। तो इसमें कौन से सेल्स होते हैं, इसमें होते हैं लिम्फोसाइट। जब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का एंटीजन एंटर हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा एंटीजन का, तब हमारी जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और जब हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी इम्यून सिस्टम, तब क्या हो जाएगा, ये जो सेल्स होते हैं इस इम्यून सिस्टम के लिम्फोसाइट, इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, बी सेल्स होते हैं एक और दूसरे होते हैं टी सेल्स। तो ये क्या हो जाएंगे, आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक बार हमारे लिम्फोसाइट के सेल एक्टिवेट हो जाए, सपोज यहाँ पे बी सेल्स एंड टी सेल्स एक्टिवेट हो गए, तो ये सेल क्या कर देगी, तो पहले हम बी सेल के बारे में बात करते हैं। ये जो बी सेल्स है ये एक्टिवेट हो जाने के बाद ये बना देगी प्लाज्मा सेल और साथ में बना देगी मेमोरी सेल। ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं इससे बन जाती है एंटीबॉडी। ये प्लाज्मा सेल क्या कर देगी, एंटीबॉडीज बना देगी। और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, ये वाई शेप्ड होती है। और एक बार एंटीबॉडी बन जाए तो एंटीजन बहुत ही जल्दी किल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार अगर एंटीजन किल हो जाता है तो वहाँ पे हम ठीक हो जाते हैं, हमारे इन्फेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो बी सेल है वो यहाँ पे एंटीबॉडी तो बना देते हैं, साथ में यहाँ पे मेमोरी सेल भी बना देती है। इससे क्या होगा, अगर फिर से उसी एंटीजन, जो सेम एंटीजन है उसी का इन्फेक्शन अगर हमें फिर से हमारे फ्यूचर में हो जाए, तब फिर से बी सेल का एक्टिवेट होना जरूरी नहीं है और ये एक्टिवेट भी नहीं होती। ये क्या कर देती है, यहाँ पे जो मेमोरी सेल एक्टिवेट हुई थी और जो प्रोड्यूस हुई थी मेमोरी सेल लास्ट इन्फेक्शन में, अगर सेम एंटीजन का इन्फेक्शन हो तो ये मेमोरी सेल यहाँ पे बना देगी एंटीबॉडी। बार बार बी सेल एक्टिवेट नहीं होती सेम एंटीजन के लिए, ये जो मेमोरी सेल बना देते हैं वही क्या कर देते हैं, एंटीजन को क्लियर कर देते हैं। अगर यहाँ पे टी सेल भी एक्टिवेट हो जाए, जो लिम्फोसाइट की जो टी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाए तो वो 3 टाइप की सेल्स बना देती है। तो ये जो टी सेल होती है वो बना देती है, ये है टी हेल्पर सेल, देन ये है सेकंड सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी आर का मतलब है टी रेगुलेटरी सेल्स। तो ये टी सेल से 3 टाइप की सेल्स बना देती है। तो ये थी पूरी हमारी इम्यून सिस्टम का वर्क।
ये कैसे वर्क करती है आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्टिवेट होती है। इनेट के लिए किसी भी तरह का एंटीजन का एक्सपोजर होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक्वायर के लिए एंटीजन का एक्सपोजर होना ज़रूरी था, बिकॉज ये जो सेल्स होती है ये क्या करती है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर देती है और उससे प्लाज्मा सेल बना देगी और उससे उस टाइप का एंटीजन बना देगी। इसलिए इसे स्पेसिफिक कहते हैं, बिकॉज जिस टाइप का एंटीजन होगा उसी टाइप की वहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी और मेमोरी सेल भी बन जाएगी। तो ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था इम्यून सिस्टम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।